हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में ऐसी खुशियाँ बनी रहे और आप निरंतर ऐसे ही मेहनत करते रहो और मेहनत करके सफलता को प्राप्त करो। यही मेरी आपसे आप कह लीजिए कि दुआ है, कामना है। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और खासकर बात करें तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो इंटर लेवल के हैं वो उनमें ये पूछा जाता है कि ये क्या होता है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल इमोशन वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास पहुँचे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो हम बात करने वाले हैं आज प्रतिबंधन एंजाइम, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक ऐसा एंजाइम जो बायोटेक्नोलॉजी में एक अलग ही स्थान रखता है, जिसके बिना बायोटेक्नोलॉजी पूरी अधूरी है। अगर बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, एक तरह से उसकी भूमिका की शुरुआत हुई, उसका जन्म हुआ, तो उसमें प्रतिबंधन एंजाइम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्योंकि प्रतिबंधन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के अणुओं को काटता है, एक ऐसा स्थल ढूंढ के काटता है और क्या कहते हैं, एक डीएनए से दूसरे डीएनए को जोड़ता भी है। उस स्थल की पहचान करता है, जिस स्थल को मतलब जिस जीन को हमें चाहिए उस स्थल की पहचान करके वहाँ पे काटता है, और काटने के बाद क्या करता है, नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तैयार करता है। ये कार्य करता है प्रतिबंधन एंजाइम। तो इसकी खोज किस जीवाणु द्वारा हुई, तो ध्यान से सुनिएगा। इसकी खोज जो हुई हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु के द्वारा हुई पहली बार। वैज्ञानिकों ने देखा कि जैसे आप जानते हो ई कोलाई एक ऐसा जीवाणु है जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया फेज, अगर उस जो बैक्टीरिया फेज जीवाणु भोजी जीवाणु है, अगर उसके अंदर प्रवेश कराया जाए तो वो मर जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ई कोलाई के अंदर बैक्टीरिया फेज़ को एंटर करा दिया। अब बैक्टीरिया फेज़ वहाँ पे गया, जीवाणु भोजी है, वो जीवाणुओं को खाता है, जीवाणुओं को मारता है। कैसे मारता है, तो जीवाणु के अंदर की कोशिका के अंदर जाएगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, प्रतिलिपिकरण करेगा, प्रतिलिपिकरण करने के पश्चात धीरे धीरे उनकी कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। ये प्रक्रिया करता है वो। लेकिन जब वो ई कोलाई के अंदर गया, ध्यान समझिएगा, जब वो ई कोलाई के अंदर गया तो उसकी प्रक्रिया जो थी रुक गई, वो अपनी प्रकृति नहीं बना सका, अपनी वृद्धि नहीं कर सका। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि ई कोलाई में ऐसा क्या है कि जो जीवाणु भोजी जो क्या कहते हैं वायरस है, उसकी जो प्रकृति है इसमें नहीं बन रही है। और यहीं से शुरुआत हुई प्रतिबंधन एंजाइम। यानी ई कोलाई के पास एक ऐसा एंजाइम था जो जीवाणु भोजी बैक्टीरिया को बढ़ने ही नहीं दिया। यानी जब उसकी संख्या नहीं बढ़ी तो जीवाणु भोजी, जब वो ई कोलाई जीवित है, मतलब जीवित रहा। अब हम इस पे बात करते हैं कि प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने की। तो यहाँ पे देखिए, प्रतिबंधन एंजाइम की अगर हम बात करें तो खोज 3-4 वैज्ञानिकों ने मिलकर की। सबसे जो मेन है वो है वर्नर आर्बर को इनकी खोज के लिए, ध्यान दीजिएगा, नोबेल प्राइज़ मिला है। वर्नर आर्बर को इनकी खोज के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट उपलब्धि है वर्नर आर्बर की। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज सबसे पहले हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु में खोजा गया था ये एंजाइम। अब इस एंजाइम की 2 कैटेगरी है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। जैसे एक होता है कि कहाँ पे डीएनए के अणुओं को काटना है, एक होता है उसकी स्थल की पहचान करता है। कि देखिए, एक का काम क्या है कि डीएनए के अणुओं के स्थल को पहचानना, न्यूक्लियोटाइड के स्थल को पहचानना, कि हम ऐसे स्थल पे काटेंगे कि सामने वाला भी उसी स्थल पे कटे और दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाएं। अगला देखिए, इसके टाइप कितने होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, स्थल की पहचान करता है, और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, काटता है। डीएनए की आणविक कैंची के एंडोन्यूक्लियस को कहा जाता है। जैसे अब ये किस स्थल पे काटता है, तो ध्यान से समझिएगा, ये काटता है पैलिंड्रोमिक स्थल पे। अब आप कहोगे पैलिंड्रोमिक क्या है, तो मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन इतना देना चाहता हूँ क्योंकि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी या इसी में पार्ट 2 आएगा तो आप समझ जाओगे। देखिए, जैसे हमने लिखा, कुछ वर्ड लिखा, मान लीजिए मलयालम। अब मलयालम को ध्यान से देखिए, म यहाँ पर भी, म यहाँ पे। अब इसको मान लेते हैं 5 डैश है, ये 3 डैश है। यानी शुरुआत कहाँ से हो रही है,
एम, म से हो रही है, अंत कहाँ से हो रहा है, म से हो रहा है। यही है पैलिंड्रोमिक वर्ड्स। अगर पैलिंड्रोमिक वर्ड्स न हो, ध्यान दीजिएगा, पैलिंड्रोमिक वर्ड्स पे ना काटे या पैलिंड्रोमिक स्थल पे ना काटे तो क्या होता है, एक दूसरे से वो जुड़े ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात कि एक दूसरे के संपूरक रहेंगे, पैलिंड्रोमिक के साथ साथ एक दूसरे के संपूरक होने चाहिए। जैसे जब वो एंजाइम काटता है तो साइटोसिन को हमेशा ग्वानिन से ही जोड़ने के लिए काटेगा। अब ये कहिए कि साइटोसिन थाइमिन से जुड़ जाए तो ये असंभव है। साइटोसिन हमेशा ग्वानोसिन के साथ जुड़ता है। अगला क्या कहते हैं, एडनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है। अब एडनिन को कहो ग्वानिन के साथ जोड़ दिया जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एंजाइम किस स्थल पे काटता है, पैलिंड्रोमिक स्थल पे काटता है। और न्यूक्लियोटाइड को मतलब एक प्रकार से कैसे काटता है, तो संपूरक, एक दूसरे के कंप्लीमेंट पे काटता है, यही इसकी पहचान है। अब ध्यान दीजिएगा, जो एंजाइम है जिस जीवाणु से वो प्राप्त किए गए हैं उनका एक शॉर्ट नेम दिया गया है। जैसे हम सुनते हैं ई कोरी, ये क्या है, इसको हम पढ़ते हैं ई कोरी R1 या इसको पढ़ते हैं इको R1। क्या पढ़ते हैं, इको R1। अब इको R1 के पीछे साइंस क्या है, नामकरण की जो पद्धति है वो कैसे दी गई, क्या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? हाँ, लॉजिक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई किसी का नामकरण किया जाता है तो उसमें 2-3 वर्डों को छुपा दिया जाता है कि उसमें उसके वंश का भी नाम है, जाति का भी नाम है, और क्या कहते हैं किसी वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया उसका भी नाम है, कौन सा स्ट्रैंड है उसका भी नाम है। तो ये तमाम बातों की जानकारी इसमें छिपा दी गई है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने इको R1 को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, ई का मतलब क्या होता है, इस्चिरिचिया। क्या होता है, इस्चिरिचिया। इस्चिरिचिया क्या है, वंश है। इस्चिरिचिया क्या है, वंश है। जैसे हम लोग कहते हैं ना होमोसेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। तो होमो क्या है, वंश है, सेपियंस क्या है, जाति है। अब ध्यान दीजिएगा, तो किसी भी एंजाइम का पहला अक्षर उसका वंश है, दूसरा और तीसरा अक्षर उसकी जाति है। यही कहा गया है उसमें कि पहला अक्षर जब रहेगा तो उसका वंश रहेगा, यानी इस्चिरिचिया वंश है, CO कोलाई उसकी जाति है। कोलाई क्या है, उसकी जाति है। और कोलाई मतलब कौन सी कोशिका, मतलब जो ई कोलाई है वो कौन सी कोशिका है, तो वो है आपका प्रोकैरियोटिक। कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की जाति है कोलाई। आगे बढ़ते हैं, आर क्या है, स्ट्रेन है। आर क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या है, किससे वो प्रभेदित किया गया है, किससे वो लिया गया है। और उसके बाद 1 का मतलब क्या है, उसके क्रम को दर्शाता है। कि जैसे मान लीजिए एंजाइम का क्रम होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके क्रम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो इको R1 है ये इस्चिरिचिया वंश का है, कोलाई इसकी जाति है, आर इसका स्ट्रेन है, और फर्स्ट इसका क्रम है। इसका फुल नेम है इकोली RY13, ये इसका पूरा नाम है। अब जैसे मान लीजिए जो पहला क्या कहते हैं वो खोजा गया था, एंजाइम खोजा गया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसमें उसका नाम हिंड क्यों पड़ा, तो ध्यान दीजिएगा, हीमोफिलस उसका क्या नाम है, वंश क्या है, हीमोफिलस, जाति क्या है, इन्फ्लुएंजी, प्रभेद कौन सा है, डी है, स्ट्रेन कौन सा है, डी है, और क्रम कौन सा है, तो सेकंड। जैसे मान लीजिए इसको 13 तक, यहाँ तक देखो तो आप देख सकते हो कि 1 से लेकर 13 तक इसका क्रम है, कि 13 तक एंजाइमों को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें जो एंजाइम चाहिए, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, वो कौन से क्रम पे था, कौन से सीक्वेंस पे था, तो वो सीक्वेंस पे था फर्स्ट वाले पे। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया। यहाँ पे देखिए सेकेंड सीक्वेंस पे होगा तो सेकेंड लिखा जाएगा, थर्ड सीक्वेंस पे होगा तो थर्ड लिखा जाएगा। ये जो डी यहाँ पे लिखा है, डी आर यहाँ पे लिखा है, ये एक प्रकार का प्रभेद है, यानी किस प्रकार से हम उसको अलग करते हैं, ये उसका स्ट्रेन बताता है। CO हमने बताया ना कि पहला अक्षर उसका वंश रहेगा, दूसरा और तीसरा अक्षर उसकी जाति रहेगी। तो ये रहा है फर्स्ट लेटर जाति, वंश, सेकेंड एंड थर्ड लेटर उसकी जाति है। उसके बाद जो आर है वो क्या है, प्रभेद है, और जो फर्स्ट है वो उसकी क्रम संख्या है, सेकेंड्स नंबर है, कि किस प्रकार से उसको अलग किया जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे पैलिंड्रोमिक वर्ड्स क्या होते हैं।